नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम ब्रह्मांड के सभी क्वेश्चंस सीरीज़ में हम उसको ब्रह्मांड को पढ़ेंगे और जो भी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी के पहले टॉपिक के साथ जो कि हमारा ब्रह्मांड का रहने वाला है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वह है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जो भारत के पश्चिम तट है वहाँ पर ग्रीष्म में जो उच्च वर्षा है मतलब अधिक जो वर्षा होती है वहाँ पर वह मुख्यतः किसके कारण होती है। यह जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण भारत के पश्चिमी तट पर उच्च वर्षा होती है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय अवस्थिति या फिर पश्चिमी घाट या फिर समुद्र के निकट होना या फिर हिमालय के निकट होना। मतलब कि बताना है कि हाँ जो हमारे पश्चिमी तट में अधिक जो उच्च वर्षा होती है भारत के वह किस कारणवश होती है। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण या फिर पश्चिमी घाट के कारण कि उसके आसपास पश्चिमी घाट है या फिर समुद्र के निकट होना या फिर हिमालय के कारण। तो इसका जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारे उच्च वर्षा का क्या कारण है जो हमारे भारत के जो पश्चिमी घाट है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय अवस्थिति यानी कि यहाँ उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण भारत के पश्चिमी घाटों में उच्च वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है आपको बताना है। क्या वह उत्तरी और पूर्वी में स्थित है, उत्तरी या फिर पूर्वी या फिर दक्षिणी और पूर्वी में। सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी और पश्चिमी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तरी और दक्षिणी। बताइए कि जो हमारा भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो हमारा जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी। किसमें, उत्तरी और पूर्वी में हमारा भारत, उत्तरी और पूर्वी में हमारा भारत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। आपको बताना है इन चारों में से कि इन चारों में से कौन सा वह देश है जिसे सूर्य उदय के नाम से जाना जाता है। क्या वह नॉर्वे है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके नॉर्वे या फिर जापान। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका फिनलैंड या फिर ब्रिटेन। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा जिसे हम सूर्य उदय देश के नाम से जानते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, नॉर्वे, जापान, फिनलैंड या फिर ब्रिटेन। तो जो सूर्योदय के नाम से हम जिस देश को जानते हैं वह कौन सा हो जाएगा, जापान। कौन सा, जापान। और जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो। और नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो। फिनलैंड की हो जाएगी हेलसिंकी। और ब्रिटेन की जो राजधानी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, लंदन। अगर क्वेश्चन में मतलब ये पूछा गया है कि सूर्योदय के नाम से किस देश को जाना जाता है और यदि पूछ ले कि सूर्य अस्त के नाम से किस देश को जाना जाता है तो वह कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन। कौन सा, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके पृथ्वी का चंद्रमा पर
पृथ्वी का सूर्य पर, या फिर पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर। इन चारों में से बताना है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, या फिर पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो जो ज्वार भाटा आता है वह आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ज्वार भाटा जो आते हैं हमारे किसके कारण? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके महासागरीय तरंग, या फिर चक्रवात। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्वार भाटा, या फिर उपसागरीय भूकंप। ऑप्शन हो जाएंगे आपके महासागरीय तरंग, चक्रवात, ज्वार भाटा, या फिर उपसागरीय भूकंप। प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है हमारा, इसमें बताना है इसकी किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है इन चारों में से। जो हमारा प्रगामी तरंग सिद्धांत है बताना है महासागरीय तरंग, चक्रवात, ज्वार भाटा, या फिर उपसागरीय भूकंप। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? बताइए। प्रगामी तरंग सिद्धांत, जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है वह व्याख्या करता है ज्वार भाटा। किसका? ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? आपको बताना है इसमें कि जो ग्रीनविच है वह किस देश में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपकी USA, UK, या फिर हॉलैंड, या फिर भारत। इन चारों में से किस देश में ग्रीनविच स्थित है? जो ग्रीनविच है वह इन चारों में से किस देश में स्थित है? बताइए ग्रीनविच किस देश में स्थित है? USA, UK, हॉलैंड, या फिर भारत। तो जो ग्रीनविच है वह किस देश में स्थित है? UK में। किसमें? UK में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? UK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है। यानी कि जो एक देशांतर है उसको पार करने में दो स्थान हैं, उनों के बीच कितना समय का अंतर होता है? समय के बीच कितना अंतर होता है? क्या वह 8 मिनट का होता है, या फिर 4 मिनट का, या फिर 2 मिनट का, या फिर कोई भी मिनट का नहीं? मतलब कितना भी समय नहीं लगता। तो बताइए कितना समय के बीच अंतर होता है एक देशांतर को पार करने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर? बताइए 8 मिनट का, 4 मिनट का, 2 मिनट का, या फिर कोई समय नहीं लगता? तो इसका आपका सही आंसर होगा 4 मिनट। यानी कि 4 मिनट लगते हैं एक देशांतर को पार करने में। दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का जो अंतर होता है, यानी एक देशांतर का, वह कितना समय लगता है? 4 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में मध्य है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे, मतलब 5 बजे साय है, यानी कि शाम के 5 बजे है, निम्न में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन हो जाएंगे आपके 75 डिग्री पूर्व, जो आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 75 डिग्री पश्चिम, या फिर 150 पूर्व, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 150 पश्चिम। बताइए इसमें से क्या सही आंसर होगा आपका? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा आपका 75 डिग्री पूर्व। 75 डिग्री पूर्व मतलब जब ग्रीनविच में मध्य है और आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक जगह का जो स्थानीय समय है मतलब शाम के 5 बजे है, निम्न में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका 75 डिग्री पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे कहाँ स्थित है ये, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या फिर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या फिर 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या फिर 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। काहिरा का जो समय है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। तो बताइए ग्रीनविच से 2 घंटे आगे का समय है काहिरा का, तो अब यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको मैंने बताइए इसमें से क्या सही आंसर होगा इसका। क्या यह 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, या फिर 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या फिर 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो जो ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है कौन, काहिरा, तो अब यह कहाँ स्थित है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह सीधी नहीं है। इसका कारण आपको बताना है कि उसका क्या कारण है कि वह बिल्कुल सीधी नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके कोरियोलिस बल, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, या फिर ऑप्शन हो जाएंगे आपके कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, या फिर ये सभी। बताइए क्या आंसर इसका सही होगा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। इसका कारण क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। क्या इसका कारण है कि कोरियोलिस बल है इसका कारण, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, या फिर कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, या फिर यह तीनों ही इसके सही कारण हैं। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। कुछ देशों के विभिन्न भागों के भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना इसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा है वह बतानी है आपको कि किस देश से यह होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन हो जाएंगे आपके कीनिया, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका मैक्सिको, सी हो जाएगा इंडोनेशिया, और डी हो जाएगा ब्राज़ील। जबकि जो हमारी भूमध्य रेखा है वह 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय हैं। यानी कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, 13 देश और 3 जल निकाय और 3 महाद्वीप, इनसे होकर हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। अब बताना है आपको कि इनमें से कौन सा देश है जिससे होकर यह नहीं गुजरती, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा था भूमध्य रेखा के बारे में कि भूमध्य रेखा किस देश से नहीं होकर गुजरती है। अब बताना है आपको कि मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन हो जाएंगे आपके दक्षिण अफ्रीका,
बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, सी हो जाएगा आपका चिली या फिर फिलीपींस। इन चारों में से कौन सा देश है जिससे मकर रेखा होकर नहीं गुजरती? जबकि मकर रेखा 10 देशों से, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से, और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, और यह भी 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा। अब बताइए कि मकर रेखा इन चारों में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, चिली या फिर फिलीपींस। तो मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से भी होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से भी होकर गुजरती है और चिली से भी। यह फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती, फिलीपींस देश से होकर नहीं गुजरती। कौन सी? मकर रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पहले क्वेश्चन क्या था कि दो देशांतरों की स्थानीय की बीच की दूरी, मतलब जो पूछा गया था आगे क्वेश्चन कि कितना समय लगता है। अब बताना है आपको जो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे हम बेल्ट के नाम से जानते हैं, या गौर के नाम से, या फिर काले के नाम से, या फिर समय पेटी, या फिर समय पेटी? बताइए क्या सही आंसर होगा? जो हम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? बेल्ट, गोरे, काले या फिर समय पेटी? इसका सही आंसर होगा, यानी कि जो हम देशांतर की बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? गौर के नाम से। किस नाम से? गौर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ऑप्शन हो जाएंगे आपके कर्क रेखा पर, या फिर मकर रेखा पर, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? बताइए, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर विषुवत रेखा पर? डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो देशांतर की सर्वाधिक दूरी है वह कहाँ पर है? होगी विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जो ध्रुवों के तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, क्या यह स्थिर रहता है, क्या यह घटता है, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा यह बढ़ता है, डी ऑप्शन हो जाएगा पहले घटता है फिर बढ़ता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? बताना है आपको, क्या यह स्थिर रहता है, यह घटता है, या फिर बढ़ता है, या फिर पहले घटता है और फिर बढ़ता है? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? ध्रुवों के तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होगी? तो वो कैसी होगी प्रकृति उसके व्यास की कि यह घटता है। क्या होगा इसका सही आंसर? यह घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, उर्सा मेजर अथवा बिग वियर एक प्रकार का क्या है? बताना है आपको। उर्सा मेजर अथवा बिग वियर एक प्रकार का क्या है? क्या है यह? एक तारा है, या फिर नक्षत्र मंडल है, या फिर एक तरीके का ग्रह है, या फिर उपग्रह? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? क्या यह तारा है, नक्षत्र मंडल है, या फिर यह क्या एक ग्रह है, या फिर ये क्या उपग्रह है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वो नक्षत्र मंडल। यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है ये? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है,
ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? इन चारों में से बताना है आपको कि ट्राइटन इनमें से किसका उपग्रह है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? क्या यह नेपच्यून का उपग्रह है, यूरेनस का, या फिर शनि का, या फिर शुक्र का? बताइए ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके 21 मार्च भूमध्य रेखा, या फिर 21 जून कर्क रेखा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 दिसंबर मकर रेखा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। कौन सा? 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। अयनांत तथा विषुव के संबंध में, मतलब इन दोनों के संबंध में इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा इसमें से सही है आपको यह बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, या फिर 23 सितंबर उत्तर ध्रुव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। क्या होगा इसका सही आंसर? 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन हो जाएंगे आपके उपसौर, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अपसौर, या फिर सी ऑप्शन अपोजी, या फिर डी पेरिजी। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? क्या उसे उपसौर कहते हैं, या फिर अपसौर कहते हैं, या अपोजी, या फिर पेरिजी? क्या कहते हैं सूर्य से न्यूनतम दूरी को जो एक ग्रह अपने कक्षा में है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अपसौर, उपसौर, अपोजी, या फिर पेरिजी? इसका सही आंसर क्या होगा? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपसौर। तो उस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो हमारा सूर्य है उसकी जो बाहरी परत है उसको हम किस नाम से जानते हैं, यानी क्या कहा जाता है उसे, ये बताना है आपको। क्या उसे हम वनमंडल कहते हैं, क्या उसे हम वनमंडल कहते हैं, या फिर उसे हम किरीट कहते हैं, या प्रकाश मंडल के नाम से हम उसे जानते हैं, या फिर स्थल मंडल? बताइए किस नाम से हम सूर्य की बाहरी परत को हम जानते हैं? क्या कहा जाता है जो सूर्य की बाहरी परत है? क्या उसे वनमंडल कहा जाता है, या किरीट, या प्रकाश मंडल, या फिर स्थल मंडल? तो जो हमारे सूर्य की जो बाहरी परत है उसे हम किरीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? किरीट के नाम से। उसे जो हमारे सूर्य की बाहरी परत है उसे क्या कहा जाता है? किरीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है। अब जो हमें बताना है इसमें आपको कि चंद्र ग्रहण किस दिन होता है। क्या यह पूर्णिमा के दिन होता है, या फिर अमावस्या के दिन होता है, या फिर अर्धचंद्र के दिन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, या फिर अर्धचंद्र के दिन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो जो चंद्र ग्रहण होता है वह होता है पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
आगे क्वेश्चन है सिज़िकी क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि सिज़िकी क्या है। क्या यह है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में होना, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति को सिज़िकी कहते हैं। क्या पृथ्वी के एक ही और सूर्य तथा चंद्रमा का होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सिज़िकी इनमें से क्या है। सिज़िकी क्या है बताना है आपको। बताइए इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा कि सिज़िकी क्या है। बताइए सिज़िकी क्या है। तो जो सिज़िकी है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में होना, एक ही सीधी रेखा में होना सिज़िकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना होती है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे प्रत्येक पूर्णिमा के दिन। क्या यह घटना प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होती है, या प्रत्येक अमावस्या के दिन? क्या यह प्रत्येक अमावस्या के दिन होती है, या फिर यह सूर्य ग्रहण के दिन होती है? किस दिन? सूर्य ग्रहण के दिन की मतलब जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, क्या यह उस दिन घटना घटित होती है या फिर चंद्र ग्रहण के दिन? बताइए जो डायमंड रिंग की घटना है वह किस दिन घटित होती है? यह घटना कौन सी? डायमंड रिंग। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दिन। किस दिन? सूर्य ग्रहण के दिन। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो बोलते भी है ना कि रिंग ऑफ फायर। तो ऐसे ही क्या सूर्य ग्रहण के दिन यह घटना घटित होती है, कौन सी? डायमंड रिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? जो एक कैलेंडर वर्ष है उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको कि अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं एक वर्ष में, एक साल में कितने ग्रहण हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या 5 इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा आपका 7, सी ऑप्शन होगा आपका 9, डी ऑप्शन होगा आपका 4। क्या मतलब बताना है आपको कि कितने ग्रहण पड़ सकते हैं अधिक से अधिक एक वर्ष में, कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण पड़ सकते हैं? क्या 5, 7, 9 या फिर 4? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कैलेंडर वर्ष में कितने अधिक से अधिक ग्रहण पड़ सकते हैं? तो जो एक कैलेंडर वर्ष में ग्रहण हो सकते हैं वह कितने हो सकते हैं? 7। कितने? 7 ग्रहण एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह सर्वप्रथम खोजा गया उसका क्या नाम है? मतलब इनमें से बताना है कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे सर्वप्रथम खोजा गया। ऑप्शन हो जाएंगे आपके सीरस ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लस, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका जूनो, या फिर डी ऑप्शन वेस्ता। कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे सर्वप्रथम खोजा गया? कौन सा क्षुद्र ग्रह है वह जिसे सर्वप्रथम खोजा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सीरस। सीरस क्षुद्र ग्रह जिसे सर्वप्रथम खोजा गया। चलिए क्या होगा आपका? सीरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, शनि पर या फिर शुक्र पर। यह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है ये बताना है आपको। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, शनि पर या फिर शुक्र पर। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, शनि पर या फिर शुक्र पर, कहाँ पर है यह? बताइए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, शनि पर या फिर शुक्र पर।
तो यह कहाँ पर है? चंद्रमा पर। कहाँ पर है? यह है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को क्या कहा जाता है? जो चंद्रमा और पृथ्वी है उसके बीच जो अंतरिक्ष है उसको क्या कहा जाता है? इसको आपको बताना है। क्या उसे अंतरिक्ष कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ये ऑप्शन हो जाएगा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, या फिर बाह्य अंतरिक्ष, या फिर सिसलूनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष, या फिर बाह्य अंतरिक्ष, या फिर सिसलूनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिसलूनर। क्या हो जाएगा? सिसलूनर। यानी कि दोनों के बीच जो अंतरिक्ष स्थित है उसे हम सिसलूनर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्लेवियस क्या है? क्लेवियस क्या है? बताना है आपको क्लेवियस क्या है। क्या यह बृहस्पति का उपग्रह है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, या फिर जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला क्रिएटर क्लेवियस क्या है? या इनमें से कोई नहीं। बृहस्पति का उपग्रह, या फिर चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, या फिर जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको क्लेवियस क्या है। क्लेवियस क्या है? बृहस्पति का उपग्रह, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लेवियस बताइए इनमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर क्लेवियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? बताना है आपको कि इनमें से कौन सा आकाशीय पिंड है जिसको परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। यानी उसे परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर का समय लगता है। वह कौन सा आकाशीय पिंड है? क्या वह चंद्रमा है, बुध है, शनि है, या फिर शुक्र है? बताइए परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वह चंद्रमा है जिसे परिक्रमण परिभ्रमण में दोनों गति में दोनों बराबर समय लगता है? क्या वह बुध है, शनि है, या फिर शुक्र है? क्या इसका सही आंसर होगा? तो जो हमारा चंद्रमा है उसे परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर का समय लगता है। किसे? चंद्रमा को परिक्रमण और परिभ्रमण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? जो हमारा वरुण ग्रह है वह किस अवस्थिति के कारण हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन हो जाएंगे मीथेन, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अमोनिया, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। किस उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? बताइए किस कारणवश, किस उपस्थिति के कारण जो वरुण ग्रह है वह हरे रंग का दिखाई देता है? तो जो वरुण ग्रह है
वह मीथेन के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? मीथेन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। मतलब जो ग्रह घूमते हैं उनकी दिशा के यह विपरीत घूमता है। इनमें से वह कौन सा ग्रह है जो विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, कौन सा है वह? ऑप्शन हो जाएंगे आपके यूरेनस, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लूटो, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका नेपच्यून, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका शनि। कौन सा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा अपनी विपरीत दिशा में घूमता है? क्या वह यूरेनस है, प्लूटो है, नेपच्यून है या फिर शनि? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? कौन सा ग्रह है जो अपनी विपरीत दिशा में घूमता है? कौन सा? यूरेनस। यूरेनस अन्य ग्रहों की यानी अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। कौन सा? यूरेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा यह पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ओबेरॉन 5 ग्रह दिए गए हुए हैं आपको। इन पांचों ग्रहों के उपग्रह बताना है आपको। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा यह 5 ग्रह हैं। इनके क्या बताना है आपको? इन पांचों में से किस ग्रह के उपग्रह हैं? इसका इन पांचों में यह पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो आपको ऑप्शन में ग्रह दिए गए हैं। क्या यह बृहस्पति के उपग्रह हैं, वरुण के, या फिर अरुण के, या फिर शुक्र के? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है आपको इन चारों ग्रहों में से कौन सा ग्रह है जिसके यह पांचों उपग्रह हैं? बृहस्पति, वरुण, अरुण और शुक्र। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका कि पांचों जो ग्रह हैं इनमें से किसके उपग्रह हैं? बताइए बृहस्पति, वरुण, अरुण या फिर शुक्र। क्या सही आंसर होगा इसका? बताइए बृहस्पति, वरुण, अरुण या फिर शुक्र। तो जो ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा यह पांचों जो ग्रह हैं, पांचों जो ग्रह हैं वह किस ग्रह के उपग्रह हैं? यह है अरुण के। किसके? अरुण। अरुण ग्रह के यह उपग्रह हैं। कौन से? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? जो हमारा यूरेनस ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें 28 ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा बी आपके 22, सी ऑप्शन हो जाएगा 27, डी ऑप्शन हो जाएगा 32। क्या ऑप्शन इसका सही होगा कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? बताइए यूरेनस ग्रह के कितने उपग्रह हैं बताने हैं आपको। 28, 22, 27 या फिर 32। तो जो यूरेनस ग्रह है उसके जो उपग्रह हैं वे कितने हैं? 27। कितने? 27 उपग्रह हैं यूरेनस के। यूरेनस के अपने कितने उपग्रह हैं? 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। मतलब हम किसी बिना चश्मे या किसी प्रोडक्शन के बिना उन्हें किस ग्रह को हम देख सकते हैं, इसमें से बताना है आपको। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह, और वह कौन सा सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? इनमें से ऑप्शन हो जाएंगे आपके बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर शुक्र।
ऑप्शन हो जाएंगे आपके बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर शुक्र। क्या सही आंसर होगा इसका बताना है आपको। बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर शुक्र। सबसे दूर का जो ग्रह है जिसे हम देख सकते हैं नंगी आंखों से वह कौन सा है? शनि। कौन सा? शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बताना है आपको। जो शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु यह किस ग्रह से टकराया था? ऑप्शन हो जाएंगे आपके शुक्र, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बृहस्पति, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मंगल, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्र। यह किस ग्रह से टकराया था बताना है आपको। शुक्र, बृहस्पति, मंगल या फिर बृहस्पति। शुक्र आपका 2 बार ऑप्शन में हो गया है, बताइए शुक्र, बृहस्पति या मंगल। क्या सही आंसर होगा इसका? शुक्र मतलब जो शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु है वह किस ग्रह से टकराया था? शुक्र से, बृहस्पति से, मंगल से। शुक्र की जगह आप बुध कर लीजिए चाहे। शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध। शुक्र रहने दीजिए। बताइए जो शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु है वह किस ग्रह से टकराया था? शुक्र से, बृहस्पति से, मंगल से या फिर बुध से। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? जो शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु है वह किससे टकराया था? बृहस्पति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? जो बृहस्पति ग्रह है उस पर जो लाल धब्बे हैं वह किस संकेत के सूचक हैं? बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ऑप्शन हो जाएंगे आपके गैस के या तरल पदार्थ के या अशांत बादल के या फिर भूमि के। बताइए बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? गैस के, तरल पदार्थ के, अशांत बादल के या फिर भूमि के। तो जो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे हैं वह अशांत बादल, किसके? अशांत बादल के सूचक है। अशांत बादल के संकेत के सूचक हैं। वह किस के सूचक है? अशांत बादल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? चारों ग्रहों में से बताना है कि इनमें से वह कौन सा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक है। जिनों को औसत घनत्व है वह सबसे अधिक है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए शुक्र, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बुध, सी ऑप्शन हो जाएगा मंगल और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बृहस्पति। बताइए इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक है? कौन सा ग्रह है? शुक्र ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बुध, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मंगल और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बृहस्पति। इन चारों में से कौन सा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो जो बुध ग्रह है, कौन सा? बुध ग्रह, इसका जो औसत घनत्व है वह सबसे अधिक है। औसत घनत्व बुध ग्रह का सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में? यह आपको बताना है।
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 21 जून, 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। किस दिन सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे छोटा दिन होता है? बताइए, 21 जून को, 21 मार्च को, 22 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को? किस दिन होता है सबसे छोटा दिन? बाईस दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा सबसे छोटा दिन होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग किस प्रकार का होगा? यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो उनके जो मतलब हमारे आसमान का रंग किस प्रकार का होगा? बताइए, इसमें बताना है आपको कि आसमान का रंग किस प्रकार का होगा यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो वह कैसे आसमान किस प्रकार का होगा? बताइए, काले रंग का होगा, क्या वह सफ़ेद रंग का होगा, क्या वह नीले रंग का होगा, क्या वह लाल रंग का होगा? बताइए, इन चारों में से कौन सा रंग होगा हमारे आसमान का यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए? बताइए, काला, सफ़ेद, नीला या फिर लाल? वायुमंडल को हटाने पर आसमान का रंग किस प्रकार का दिखाई देगा? काला, नीला, सफ़ेद या फिर लाल? किस प्रकार का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग काले रंग का, जो हमारा आसमान है वह किस प्रकार का दिखाई देगा? काले रंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य से निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके 4.2 प्रकाश वर्ष या फिर 42 सेकंड या फिर 4.2 मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सूर्य के निकटतम सितारे से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, क्या उसे 4.2 प्रकाश वर्ष में लगता है या फिर 42 सेकंड या फिर 4.2 मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4.2 प्रकाश वर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? 4.2 प्रकाश वर्ष। सूर्य के जो निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि इनमें से किस दिन पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है? पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है किस दिन? बताना है आपको। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 जनवरी, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 जुलाई, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 सितंबर या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है? यानी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है हमारी पृथ्वी किस दिन? 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 सितंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जो पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? 4 जुलाई को
पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? जो तारे हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारणवश अधिक दिखाई देते हैं, बताना है। इसमें से क्या कारण है कि जो तारे हैं वह पूर्व से पश्चिम में किस कारणवश ज़्यादा दिखते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। क्या पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, यह कारण है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिख रहे हैं? या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। या फिर हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, क्या यह कारण हो जाएगा? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। या फिर हमारी जो पृथ्वी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, यह इसका कारण है। या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या कारण हो जाएगा कि पूर्व से पश्चिम में अधिक तारे ज़्यादा दिखाई देते हैं? इनमें से क्या सही कारण होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, या फिर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तारे हैं हमारे वह पूर्व से पश्चिम की ओर जो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वह जो हमारा कारण है वह कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यह कारण है कि पूर्व से पश्चिम में तारे अधिक दिखाई देखने को पड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति इनमें से कौन सी है? पृथ्वी की भ्रमण गति बतानी है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 27 किलोमीटर, या फिर 34, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 31, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 27। बताइए पृथ्वी की भ्रमण गति क्या हो जाएगी? इसमें से चारों ऑप्शन में से बताना है आपको पृथ्वी की भ्रमण गति। क्या बताना है आपको? पृथ्वी की भ्रमण गति बतानी है आपको। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी हो जाएगी? 27 किलोमीटर आपकी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। इन चारों में से कौन सा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके प्रॉक्सिमा सेंटोरी, कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंटोरी, या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रमा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्र, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। कौन सा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट है वह कौन सा खगोलीय पिंड है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, या फिर सूर्य? क्या सही आंसर होगा इसका? जो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। कौन सा? सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरनोवा है। सुपरनोवा है। क्वेश्चन है सुपरनोवा है, इन चारों में से बताना है कि सुपरनोवा क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे, क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, या एक पुष्चल तारा है, या फिर एक मृतप्राय तारा है।
सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है बताना है आपको। क्या यह एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुष्टिल तारा है या फिर एक मृतप्राय तारा है? कौन? सुपरनोवा। बताइए सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना है कि हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण है उसमें उसका कितना प्रतिशत है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके 71% या फिर 61% या फिर 51%। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 77%। बताइए इन चारों में से कितना परसेंट है, कितना परसेंट है हाइड्रोजन का सूर्य के रासायनिक मिश्रण में? कितना प्रतिशत है इनमें से? 71%, 61% या फिर 51% या फिर 77%? कितना प्रतिशत है हाइड्रोजन का सूर्य के रासायनिक मिश्रण में? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 71%। यानी कि सूर्य के मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 71%। कितना? 71% हाइड्रोजन का मिश्रण में परसेंटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? चलिए इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ए ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च को या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा 23 सितंबर, सी ऑप्शन हो जाएगा 21 जून और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। बताइए क्या आंसर सही होगा इसका? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 मार्च को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है वह दिखाई देता है किस दिन? 21 जून को। किस दिन? 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा कहलाती है। कहलाता कौन सा? धूमकेतु, अभिनव तारा या फिर लुम्बक या फिर उल्का? इनमें से कौन सा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा? धूमकेतु, अभिनव तारा, लुम्बक या फिर उल्का? कौन सा है इनमें से जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? धूमकेतु, अभिनव तारा, लुम्बक या फिर उल्का? तो जो अभिनव तारा है, कौन सा? अभिनव तारा, यह है ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? कथन दिया गया है आपको, इसमें बताना है इन चारों में से कि यह कथन किसका है।
कथन है आपका, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। यह है कथन किसका है? ऑप्शन हो जाएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका फेब्रे, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्लास, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सैंपुल, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जीन ब्रून्स। यह कथन किसका है कि चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। बताइए यह कथन किसका है? फेब्रे का, ब्लास का, सैंपुल का या फिर जीन ब्रून्स का? यह कथन किसका है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन ब्रून्स। यह कथन किसका है? जीन ब्रून्स का। कथन क्या है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। किसका कथन है? जीन ब्रून्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ यानी कि जो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्या यह इसकी सही परिभाषा है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। बी ऑप्शन है आपका और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, भूगोल वह विज्ञान है जो मानव व प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। जो मानव व प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है, ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है उसके अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, या भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, या फिर भूगोल वह विज्ञान है जो मानव व प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसकी सही परिभाषा होगी किसकी? ज्योग्राफी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन सीरीज थी, हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे जितने हमारे क्वेश्चन थे सारे हमने कर लिए जो इम्पोर्टेंट थे, और बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ज्योग्राफी की ही आपकी क्लास रहेगी। आज के लिए इतना ही क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। लाइक करें और क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CISF की उन्हें भी प्रिपरेशन करने में हेल्प हो। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जब के लिए थैंक यू सो मच।